बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस लैब नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम आरसी सर्किट को ऑब्ज़र्व करेंगे और उसका रिस्पांस मेजर करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इस लैब के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इस लैब के ऑब्जेक्टिव ये हैं कि हमने कैपेसिटर का बिहेवियर देखना है कि जब हम उससे वोल्टेज देते हैं तो उस वक्त उसका क्या बिहेवियर होता है। उसके अलावा हम आरसी सर्किट में करंट और वोल्टेज का बिहेवियर देखेंगे। फिर हम मेजर करेंगे कि जब हम आरसी सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो इनपुट वोल्टेज होते हैं उसका जो फेज शिफ्ट है वो आउटपुट में कितना आता है। फिर उसके बाद हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस मेजर करेंगे। और इस लैब में हमारे जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं वो फर्स्ट है फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर से आप वाकिफ़ होंगे कि फंक्शन जनरेटर का क्या काम होता है। तो चलें फिर भी ओवरव्यू देते चलते हैं हम कि फंक्शन जनरेटर एक डिवाइस है जिसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स जनरेट करते हैं, लाइक सॉटरोथ, स्क्वायर वेव एंड साइनोसॉइडल। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा कंपोनेंट यूज़ होना है वो है ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप में हम जो इनपुट देते हैं उसका बिहेवियर चेक करते हैं। और ऑसिलोस्कोप नॉर्मली हमें साइनोसॉइडल और जो सॉटरोथ, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव्स होती हैं इनका ही बिहेवियर शो करता है। अदरवाइज जो दूसरी वेव है, लाइक हमारे पास जो डिजिटल वेव है, डिजिटल वेव में तो हमारे पास सिंगल एक लाइन आती है, तो उसे हम ऑसिलोस्कोप पे ना भी देखें, उसका डायरेक्ट हम डिजिटल मल्टीमीटर से ही चेक कर लें तो उसका और जो रिस्पॉन्स है हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जो एसी करंट होता है, एसी सप्लाई होती है, एसी सप्लाई में हमारे पास जो वेव है लाइक वो कभी अप हो रही होती है और कभी डाउन हो रही होती है। तो उस वजह से हमें उसका रिस्पांस देखने के लिए ऑसिलोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि डिजिटल मल्टीमीटर में एट एनी इंस्टेंट उसकी जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट कर रही होती है। और उसके बाद हम नेक्स्ट कंपोनेंट यूज़ करेंगे डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर का तो आपको अंदाज़ा होगा कि डिजिटल मल्टीमीटर सिर्फ हमें जो मेजरमेंट है वो इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स देगा, लाइक वोल्टेज और करंट। मल्टीमीटर से इस वजह से कहते हैं कि ये मल्टीपल जो पैरामीटर्स हैं वो मेजर कर सकता है, लाइक वोल्टेज, करंट एंड पावर। तो अब हम अपने इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि इस लैब में हमने करना क्या है। इस लैब में हमने एक आरसी सर्किट बनाना है जिसमें हमारे पास एक रजिस्टर होगा और उसके बाद एक कैपेसिटर होगा। फिर हमारे पास जो फंक्शन जनरेटर पे हमने फ्रिक्वेंसी सेट करनी है वो कितनी रखनी है। तो इसमें हमने जो फ्रिक्वेंसी सेट करनी है वो 500 हर्ट्ज़ रखनी है। और फिर हमने जो फ्रिक्वेंसी सेट करने के बाद हमने करना है वो ये है कि हमने जो आरसी सर्किट है उसको इनपुट वोल्टेज कितने देने हैं। तो उसको हमने 7 वोल्ट VRMS देने हैं। RMS वैल्यू, ये हमारे पास सर्किट है, हमने एक सप्लाई यूज़ की Vin, और इसकी जो हमने फ्रीक्वेंसी रखी वो 500 हर्ट्ज़ रखी। और इसका जो एम्पलीट्यूड रखा वो हमने रखा 7 VRMS। और आपको लैब में जो कंपोनेंट्स गिवन होंगे उनमें एक रजिस्टर रिक्वायर्ड है और दूसरा कैपेसिटर रिक्वायर्ड है। रजिस्टर की वैल्यू 47 ओहम और जो कैपेसिटर है वो 2.2 माइक्रोफेरेड। तो चलते हैं हम कि ये सारा सर्किट तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, रजिस्टर, कैपेसिटर। एक्चुअली रजिस्टर क्या है और कैपेसिटर क्या है ये भी आपको बताते चलें कि रजिस्टर जो है वो करंट के बहाव को रोकता है। इट्स इलेक्ट्रिकल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट रजिस्टर अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि एक रुकावट है, मुज़ाहमत है जो कि फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। उसके अलावा हमारे पास जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर उसकी अगर एसी सर्किट में हम यूज़ करते हैं तो उसका फंक्शन डिफरेंट होता है, और अगर हम उसे डीसी सर्किट में यूज़ करते हैं तो उसका फंक्शन डिफरेंट होता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एसी सर्किट में, तो एसी सर्किट में इट्स रिएक्ट लाइक अ रेजिस्टर। तो इसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, सही है।
और डीसी सर्किट में जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर डीसी सर्किट में एज अ सोर्स रिएक्ट कर रहा होता है, मतलब कि ये पैसिव कंपोनेंट है। पैसिव कंपोनेंट ये है जैसे कि हमारे पास एक डीसी सर्किट है, उसमें हमने एक अदद कैपेसिटर लगाया और उसके आगे हमने रेजिस्टर लगा दिया, तो उसके बाद हमारे पास सबसे पहले जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा और इसकी जो चार्जिंग टाइम है वो 1/5 टाउ होता है, सही है। और नॉर्मली जो फिजिकली कैपेसिटर 1/3 ऑफ टाउ में ही चार्ज हो जाता है। और जब हम इसकी ओवरऑल मेजरमेंट करते हैं वोल्टेज की, तो जो सप्लाई वोल्टेज होती है उसके डबल वोल्टेज इसके क्रॉस ड्रॉप आ रहे होते हैं, और वो इस वजह से कि ये कैपेसिटर चार्ज होने के बाद एज ए सप्लाई रिएक्ट करता है। और नॉर्मली ज़्यादातर हम इस कैपेसिटर को यूज़ करते हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ होता है। लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ये प्रोसीजर आपको बता दिया है कि कंपोनेंट्स रेजिस्टर, कैपेसिटर और वोल्टेज सोर्स ले लिया, उसके बाद हमने सप्लाई दे दी और फ्रीक्वेंसी सामने करना है वो पहले थ्योरेटिकल फाइंड करना है। थ्योरेटिकल फाइंड करने के लिए हमें एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और आई वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और सप्लाई वोल्टेज, और उसके बाद हमने मेजर करना है एंगल थीटा। सो उसके थ्योरेटिकल वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने एक्सपेरिमेंटली वैल्यू फाइंड करनी है जो हमने लैब में मेजर करनी है। उन वैल्यूज़ को हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ कहते हैं, और उनके बाद हमने इन दोनों का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो लाइक इस तरह की वैल्यूज़ आ रही होंगी। तो आप देख सकते हैं थ्योरेटिकल जो वैल्यूज़ हैं 7 वोल्ट वी इन हमने दिया, तो प्रैक्टिकली भी 7 वोल्ट ही हमने, मतलब कि जो वैल्यूज़ हैं वो तो चेंज नहीं हो सकती, जो वी इन है वो नहीं चेंज हो सकती। और ये तो आइडियल वैल्यूज़ हैं, रजिस्टर की वैल्यू आइडियल है। और प्रैक्टिकली भी आप जब मेजर करेंगे थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आएगी, लाइक आपने थ्योरेटिकल 47 रखा है तो आपके पास जो कंपोनेंट अवेलेबल होगा वो 47 नहीं होगा, या तो वो इससे ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, क्योंकि इसमें जो आपके पास रेशो होती है वो 10% या 12% की रेशो होती है, कि मतलब या तो ये 12%, 10% या 12% अप हो सकता है या इससे कम हो सकता है, ठीक है। ये कलर कोडिंग से ही आप फाइंड कर सकते हैं, उसके ऊपर कलर कोडिंग भी होती है, और इसके अलावा आप मल्टीमीटर से भी इसकी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद कैपेसिटर है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एग्जैक्टली गिवन होती है, और इसके अलावा आप मेजर भी कर सकते हैं लैब में। और इसकी भी लाइक इसके ऊपर जो कोड लिखा होता है 102C, लाइक इस तरह 2CF, इस तरह कुछ कोड लिखे होते हैं, इससे आप डी कोड करके आप अपने कैपेसिटर की वैल्यू मेजर कर सकते हैं, अगर कि आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो। अदरवाइज़ जो लैब्स में होते हैं वो स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास जो इन सारों की, इन दोनों की, मतलब कैपेसिटर की और रेजिस्टर की जो कंबाइन रेजिस्टेंस निकलेगी उसे हम कहते हैं इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस कितनी है हमारे पास, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 122.14 इम्पीडेंस आती है, और प्रैक्टिकली भी 148, 43 इतनी आएगी। और करंट जो आइडियल आता है थ्योरेटिकल हमारे पास 46 आता है, और प्रैक्टिकल हमारे पास जो करंट आ रहा था इस पूरे प्रैक्टिकल में तो वो 38 मिली एम्पेयर आ रहा था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये थ्योरेटिकल वैल्यूज़ हमने किस तरह फाइंड की। तो चलते हैं हम थ्योरेटिकल वैल्यूज़ की तरफ कि हमने ये थ्योरेटिकल वैल्यूज़ फाइंड कैसे की। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होता है वो है 1/2 पाई FC। 2 इज़ अ कांस्टेंट, पाई इज़ अ कांस्टेंट एंड F इज़ आल्सो कांस्टेंट, और C इज़ आल्सो a constant value. So when we multiply these values we get a capacitive reactance.
और उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही थी 144.7 ओहम। ओके, और उसके बाद हमारे पास जो इम्पीडेंस होती है, इम्पीडेंस का फार्मूला हमारे पास होता है Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। आर स्क्वायर इज द रेजिस्टेंस एंड एक्स सी स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसके बाद हमारे पास जो आई का फॉर्मूला है वो सिंपल आई इक्वल टू वी ओवर जेड है। वी ओवर जेड इस वजह से करते हैं कि हमने जो रेजिस्टेंस देखनी है वो ओवर द सर्किट देखनी है सबसे पहले, कि मतलब ये सीरीज सर्किट है, सीरीज में करंट तो सेम रहता है, तो इस वजह से हम जो रेजिस्टेंस देखेंगे वो कंबाइंड सर्किट की देखेंगे। इस सर्किट में जितनी रेजिस्टेंस आर की है वो प्लस कैपेसिटर की रेजिस्टेंस, इन दोनों को जब हम जमा करेंगे, ऐड अप करेंगे, तो हमारे पास जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगी उसे ही हम इम्पीडेंस कहते हैं, और वही हमारी टोटल ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस होगी। जब हम सप्लाई वोल्टेज जो हमने हैं, सप्लाई वोल्टेज हैं जो हमारे पास V इन 7 डिवाइडेड बाय 152.14 इम्पीडेंस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एक्चुअल आंसर आएगा वो 46 मिली एम्पेयर आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो सेपरेट कंपोनेंट्स के अगेंस्ट वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो मेजर कर लेंगे। वो सिंपल फार्मूला है V अगेंस्ट द रेजिस्टर इज इक्वल टू I इंटू आर। और उसके बाद हमारे पास कैपेसिटर के अगेंस्ट वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करने का भी सेम फार्मूला I इंटू एक्स सी, और एक्स सी जैसा कि आपको पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। हम कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। उसके बाद जब हमने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी तो अब हमारे पास एक पैरामीटर बचता है, वो है थीटा, के जो हमने फाइंड किया है। लाइक ये हमारे पास ऑसिलोस्कोप की पिक्चर है, इसमें हमारे पास से जो वेव्स आ रही हैं, दो वेव्स हैं, एक हमारे पास इनपुट की वेव है और दूसरी आउटपुट की वेव है, और इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो एंगल है वो कितना आ रहा है प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली हमने इसकी वैल्यूज़ जो है मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय आर करेंगे तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, और जब उसका हम tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास एक एंगल आ जाएगा जो ये शो करेगा कि जो कैपेसिटर है उसके अगेंस्ट जो हमारे पास सप्लाई वोल्टेज आ रहे हैं उसका इनपुट वोल्टेज के साथ कितना एंगल का डिस्टेंस है। तो हमारे पास वैसे तो ये 90 होना चाहिए, लेकिन इन वैल्यूज़ में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होती है। प्रैक्टिकली तो जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इन वैल्यूज़ में फ्लक्चुएशन की वजह से हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हिट नहीं होती। तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स एक्स सी ओवर आर, ये हमारे पास आ रहा है 72 डिग्री। सही है, तो जब हम प्रैक्टिकली फाइंड करते हैं, प्रैक्टिकल हम क्या करते हैं, हमारे पास हम ऑसिलोस्कोप की जो उसकी जो एक साइड होती है उसे हम एक चैनल को इनपुट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जो उसका दूसरा चैनल होता है उसको हम आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और आउटपुट के साथ कनेक्ट करने के बाद जब हम देखते हैं कि हमारे पास दो वेव्स आ रही हैं, एक इनपुट की और एक आउटपुट की, तो हम कर्सर सेलेक्ट करते हैं। कर्सर को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो ओरिजिन होता है, लाइक ये अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन से एक जो कर्सर है एक साइड पे रखेंगे वेव के, और जो दूसरा कर्सर होगा वो दूसरी वेव के उस पॉइंट पे रखेंगे जिधर वो ओरिजिन को कट कर रही होगी। तो उसके दरमियान हमारे पास एक टाइम की वैल्यूज़ आ रही होंगी, और उस टाइम से हमने अपने एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑसिलोस्कोप पे उस टाइम को आपने डिवाइड करना है एक्चुअल टाइम पीरियड से और 360 से। तो जैसे ही आप उसे डिवाइड करेंगे, लेट्स सपोज आपके पास जो वैल्यू है, आपके पास ऑसिलोस्कोप पे जो वैल्यू आ रही है हम उसे कह देते हैं d ऑफ t। सही है, उसके बाद हमारे पास जो एक्चुअल टाइम पीरियड आता है वो हमारे पास
लेट्स सपोज टी है और उसे हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 360 के साथ, तो हमारे पास जो आएंगी वो हमारे पास एक्चुअली डिग्री एंगल होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने लैब की क्वेश्चंस की तरफ। फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट विच वी आर इक्वल टू वी सी। हमने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जिसमें हमारे पास जो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वोल्टेज हैं और कैपेसिटर के अगेंस्ट वोल्टेज हैं वो हमारे पास इक्वल आ जाएं। तो उसके लिए हमने जो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इधर हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यूज़ करना है और जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास रेजोनेंस फार्मूले के मुताबिक आ रही होगी वही हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, जिस पे हमारे पास जो कैपेसिटर और रेजिस्टर के अगेंस्ट वोल्टेज हैं वो सेम आ रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास जो है अगर इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ इंक्रीज व्हाट हैपन टू द एम्पलीट्यूड ऑफ रेजिस्टर वोल्टेज, ये आपने क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन फाइंड करना है।